नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स और इसरो की तरफ से एक जॉइंट प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है RTATS। दरअसल ये एक तरह का रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम होता है जो कि इंडियन एयरफोर्स और इसरो एक साथ मिलकर बना रहे हैं। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये इंडियन एयरफोर्स को इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और जो इसरो है इसमें क्या क्या मदद करने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि इंडियन एयरफोर्स और इसरो की तरफ से ये जो प्रोजेक्ट है इसको RTATS नाम दिया गया है। इसके तहत इंडियन एयरफोर्स इसरो की मदद से रियल टाइम एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग सिस्टम बनाएगा। इसकी जो स्पेसिफिकेशन होगी वो पूरा इसरो की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन जो इसका डेवलपमेंट होगा वो इसरो और इंडियन एयरफोर्स किसी इंडस्ट्री के थ्रू करवाएंगे। लेकिन इसका जो ट्रायल होना है वह इंडियन एयरफोर्स ही करेगा, यानी कि इंडियन एयरफोर्स का AN-32 एयरक्राफ्ट जो है इसको उसमें फैसिलिटेट किया जाएगा और इसके सारे ट्रायल का जिम्मेदारी इंडियन एयरफोर्स के ही ऊपर है। ताकि इस समय दुनिया में बहुत सारे ट्रैकिंग सिस्टम हैं, तो इस वजह से इसरो चाहता है और इंडियन एयरफोर्स भी खासकर यही चाहता है कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि यह चाहे गगन रीजनल सैटेलाइट जो कि इंडिया का खुद है ट्रैकिंग और नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, और इंडिया का जो अपना नाविक है और अमेरिका का जो GPS है, इन सारे सैटेलाइट के साथ कंपैटिबल हो, यानी कि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो उनके साथ जुड़कर काम करने में। इससे क्या होगा कि इसको वर्ल्ड वाइड रीच मिलेगी कि अपने आप को अच्छे से परफॉर्म कर सके। अगर बात करें गगन की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से बनाया गया है, यानी कि उसकी देख रेख वही करते हैं, बट इनको भी इसरो के द्वारा ही डेवलप किया गया है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसको यूज़ करता है पैसेंजर एयरक्राफ्ट के सर्वेलेंस के लिए और मैनेजमेंट के लिए। बट अगर नाविक की बात करें तो जैसा आप जानते हैं यह भारत के मतलब एक अपना स्वदेशी ट्रैकिंग सिस्टम है जो GPS को टक्कर देने के लिए बनाया गया था, जो कि अमेरिका का था, और इसका जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें रेंज की तो ये आपको पूरा कवर करता है साउथ एशिया, साउथ ईस्ट अफ्रीका एंड चाइना, मिडिल ईस्ट, साउथ वेस्ट यूरोप, इंडियन ओशन और अफ्रीका के जो साउथ के क्षेत्र आते हैं, ये सारे इसमें कवर होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो नाविक है वह बहुत बड़े एरिया में अपना काम कर सकता है, और इसके साथ जो RTATS है ये अगर मिल जाता है तो इसका जो रेंज है वो बहुत बढ़ जाएगा, और ख़ासकर जब गगन या GPS से भी इसको जोड़ दिया जाएगा तो ये इंडो पैसिफिक रीजन में भी आराम से काम कर सकता है। यानी कि आपका एक एयरक्राफ्ट जो कि स्पेस में है या एयर में है, अगर उसको आपको ट्रैक करना है तो आपको कोई बाउंडेशन नहीं होगी, चाहे वो चीन के ऊपर हो या इंडो पैसिफिक रीजन में हो या फिर पाकिस्तान या इंडियन अरेबियन सी में हो, इन सबको आराम से ट्रैक किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इन दोनों को यानी गगन को या फिर नाविक को इसरो के द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए भारत को किसी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कोई झमेला नहीं है। और आपको बता दें कि इस तरह के जो ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं, खासकर ट्रैकिंग और मैनेजमेंट और सर्विलेंस की चीज़ें, ये मिलिट्री के द्वारा यूज़ की जाती हैं, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसको सिविल एविएशन तो जितना करेगा उसकी एक लिमिटेशंस होंगी, लेकिन इसको मिलिट्री यूज़ के लिए बहुत वाइडर रेंज में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो LAC हो या फिर चाहे पाकिस्तान के साथ हो या फिर अरेबियन सी हो या इंडो पैसिफिक रीजन हो, इन सब में सर्वेलेंस बहुत बड़ी समस्या होती है और भारत को इन सब चीज़ों से निपटना ज़रूरी भी है। तो बता दें कि इस तरह के जो ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं असल में वो काम कैसे करते हैं। दरअसल जिस तरह के ये डेटा कलेक्ट करते हैं, इसको स्पेस में मौजूद किसी भी सैटेलाइट को पहले ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर सैटेलाइट के जरिए भारत में स्थित जो उनके बेस होते हैं, मिलिट्री बेसेस या फिर कोई ऐसा जगह जहां पर इनको मतलब कैप्चर किया जाता है, फिर वो अर्थ पे भेजे जाते हैं। तो स्पेशली ये मतलब एक बहुत बड़े सैटेलाइट यूज़ के बाद काम आते हैं। सैटेलाइटों का बहुत अहम रोल होता है क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र में उनके बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब आपको बता दें कि IF ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी तरह के प्रोजेक्ट पे काम करता है, क्योंकि IF और चाहता है यानी कि इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि वो ADS-B जैसे नेविगेशन सैटेलाइट को भी यानी नेविगेशन सिस्टम को भी अपने एयरक्राफ्ट पे लगाए। तो ये लार्ज एयरक्राफ्ट को लगाए जाते हैं। अगर आपको बता दें कि ADS-B क्या होता है, तो ये एक तरह का ब्रॉडकास्टिंग सर्वेलेंस सिस्टम होता है, यानी कि इसको फुल फॉर्म के तौर पर जानते हैं तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलेंस ब्रॉडकास्ट। यानी कि एक तरह का ऐसा सैटेलाइट होता है जो कि पोजीशनिंग और ट्रैकिंग के लिए मदद करता है। यानी कि इंडियन एयरफोर्स इसको भी यूज़ करना चाहती है और अपने लार्ज एयरक्राफ्ट यानी जो हेवी और बड़े एयरक्राफ्ट हैं उस पर वो इसको लगा भी रही है। अब आपको बता दें कि इस तरह के जो ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं, इनका जो ओवरऑल मकसद होता है वह होता है किसी भी एयरक्राफ्ट की
पाथ यानी कि किस रास्ते पर जा रहा है उसको ट्रैक करना, फिर उसकी लोकेशंस को ट्रैक करना और उसकी स्पीड को ट्रैक करना, और ख़ासकर ये कि वो कितनी ऊंचाई से जा रहा है और उसका जो मकसद है वो समय रहते अब डिटेक्ट कर लेना कि आखिर वो किस एरिया तक जाएगा और कहाँ पर लैंड करने वाला है। इन सब मकसदों से इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है और ये हर देश की मिलिट्री इस तरह के नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करती है, क्योंकि वो चाहे सिविल हो या फिर मिलिट्री हो, इन दोनों की ही बेहद काम की चीज़ होती हैं। बट अगर इंडियन एयरफोर्स और इसरो इस तरह की चीज़ें मिलकर बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसमें मिलिट्री का रोल बहुत ज़्यादा होगा। तो यानी आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स सर्विलेंस के मामले में बहुत आगे निकल चुका होगा, क्योंकि अगर इसको इसरो का मदद मिल रहा है तो नो डाउट कि ये एक नेक्स्ट लेवल का होगा और फिर हमें अमेरिकन जीपीएस पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और अगर हमारे नाविक को भी ऐड कर लिया जाता है तो वो और भी एडवांस हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इसरो को ये जो कदम है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, इसको और भी बढ़ावा देना चाहिए या इसरो को अपना काम ही सिर्फ करते रहना चाहिए? आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस पर क्या मानना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बट अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।